हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बूस्टर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस को। हम लोग इस लेक्चर में फोर्स समझने वाले हैं और वेरियस फोर्सेस को स्टडी करने वाले हैं कि कौन से फोर्सेस हैं जिनका हम लोग यूज अपने एफईडी में करने वाले हैं। आप लोग थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो का टाइटल है एफईडीज एंड इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस। बेसिक्स कवर करने वाले हैं इस हम लेक्चर में। चलो तो फोर्स समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन जानते हैं। फोर्स क्या होता है? एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर। एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। चलो, फोर्स क्या है? एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। हमारे पास दो बॉडीज हैं। फोर्स आएगा कब? जब दो बॉडीज होगी। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं कि मतलब दो बॉडीज होंगी तभी फोर्स आएगा? क्यों? एक वो बॉडी होगी जो लगा रही होगी और एक दूसरी बॉडी वो होगी जिसपे फोर्स लग रहा होगा। तो हमारे लिए दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, जाननी जरूरी है। इक्वली इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बॉडी किस पे लगा रही है और किस पे लग रहा है। दोनों चीजें जाननी है हमको, ठीक है। चलो यार, हम जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत है जिससे हम फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो समझ आता होगा। तुम बोलोगे कि भैया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या रोल है हमको फोर्स को डिफाइन करने में, वो समझा दो यार। चलो, तो ये फोर्स को डिफाइन करने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये कोई बॉडी है और इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तब इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या, और फोर्स लगा तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गई, उसको जानना है हमको फोर्स की हेल्प से, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है ये तो पता है, डायरेक्शन क्या है ये पता है। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझो क्या है। अगर समझ लो ये फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, और इसकी मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन, और इस पॉइंट पे लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी है 6 न्यूटन, और हमने यहाँ से इस बॉडी को हिंज कर दिया, ठीक है। ये तो पक्का ये बॉडी रोटेट करेगी, लेकिन इस फोर्सेस की वजह से इस बॉडी के रोटेशन की इंटेंसिटी कुछ और होगी, और इस फोर्स की वजह से इस बॉडी के रोटेशन की इंटेंसिटी कुछ और होगी। तो मतलब साफ है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होने से बॉडी के मोशन की इंटेंसिटी चेंज हो गई। इसका मतलब साफ है कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का रोल है। तो पक्का है कि टू डिफाइन अ फोर्स we need magnitude, we need force direction, और and we need point of application। क्लियर? चलो अब देखते हैं जो फोर्सेस हम लोग को एफबीडी में रेगुलरली ड्रॉ करने हैं उनके बारे में समझते हैं। चलो वेट की बात करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा वेट। सपोज दैट ये हमारे पास कोई मास m है ना, मास m है और ये हमारा अर्थ है। हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जितने भी बॉडीज और जितनी भी मोशन को डील करने वाले हैं उसको ये एज्यूम करेंगे कि वो बॉडीज और वो मास क्या है, अर्थ के क्लोज विसिनिटी में है। मतलब क्या है, अर्थ के काफी क्लोज है ना। अब चलो, अब इसका भी मास m है, इस ब्लॉक का मास m है, और अर्थ है तो इसका भी कुछ मास होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि भाई दो मास हैं तो वो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या करेगा, अर्थ किसको अट्रैक्ट करेगा, मास m को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। किससे अट्रैक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसको अट्रैक्ट करेगा। और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, mg। और ये mg क्या है, ऑन मास m। सबसे जरूरी चीज देखो, ऑन मास m बाय अर्थ। अर्थ लगा रहा है किस पे, मास m पे। क्लियर है? तो ये जो mg है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी ऑफ वेट। क्लियर? अब मैं एक चीज तुमको बताना चाहूंगा कि अगर तुमको कभी भी एफबीडी ड्रॉ करना है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले तुम लोग क्या ड्रॉ करो, वेट को ड्रॉ कर लो, है ना। चलो, अब वेट समझ में आ गया कि वेट क्या होता है। अब वेट की डायरेक्शन समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ लगेगा। वैसे एक्चुअल प्रैक्टिकली अगर ये देखा गया है कि जो mg फोर्स है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। कहाँ लगता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है ना। क्योंकि अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है, करीब 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, तो वो अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है, इसलिए हम लोग को फील क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम लोग को कभी भी एफबीडी ड्रॉ करनी है तो हम लोग वेट ड्रॉ करेंगे कैसे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं, वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स
क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स काफी हद तक क्लियर हो जा रहा है किससे, वर्ड से ही। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब कब फोर्स आएगा, जब कॉन्टैक्ट होगा, क्लियर है। फोर्स आना ही आना है जब कॉन्टैक्ट दो बॉडीज में होना ही होना है। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स का मैंने दो कंपोनेंट दो तरीके से पढ़ा, मतलब दो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो लड़के, पहला नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है भैया। कॉन्टैक्ट फोर्स के दो लड़के कौन कौन, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो ये तुम्हारे पास कोई फिक्स फ्लोर है और उस पर तुमने कोई बॉडी है, तुम्हारे पास मास m की कोई बॉडी है, कोई ब्लॉक है। चलो अब देखो ये फिक्स सरफेस और ये ब्लॉक क्या एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, हाँ भैया कांटेक्ट में है। अब बात करो कि भैया नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, नॉर्मल रिएक्शन कौन है, कहाँ लगेगा। चलो तो मैं कहूँगा यार अगर ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में है तो इनका कोई एक कांटेक्टिंग सरफेस हुआ होगा ना। तो मैं बोलूँगा कि देखो यार जो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कांटेक्टिंग सरफेस के क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। तो ठीक है भैया चलो कांटेक्टिंग सरफेस के मान लिया कि ये नॉर्मल रिएक्शन क्या है, कांटेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है। कौन लगा रहा है भैया, किस पे लगा रहा है। अब ये बॉडी बी है और ये बॉडी ए है, तो ए लगा रहा है किस पे, बी पे। समझ आता है, समझ आया, हाँ समझ आया भैया कि बी पे कौन लगा रहा है, ए लगाया। ये क्या है, सरफेस को फ्लोर जो फिक्स फ्लोर है उसको तुमने माना है ए और ये ब्लॉक है इसको तुमने क्या माना है बी। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, कांटेक्टिंग फोर्स के कांटेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। कौन लगाएगा, फिक्स फ्लोर लगाएगा, किस पे लगाएगा, ब्लॉक पे लगाएगा। क्लियर है, कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, समझ आया। अब देखो फ्रिक्शन आएगा कब, जब ये बॉडी मोशन में होगी या मोशन करने की टेंडेंसी रखती होगी। सपोज ये बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन रख रही है या मोशन करने की टेंडेंसी है इस बॉडी में, तो फ्रिक्शन फोर्स आना ही आना है। कहाँ आना है, जिधर मोशन होना है उसके अपोजिट और क्या पैरेलल टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा कब, जब बॉडी में मोशन या मोशन करने की टेंडेंसी होगी और किधर लगेगा, कॉन्टैक्टिंग सरफेस के पैरेलल और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। चलो क्लियर है। अब यार पता नहीं तुम लोगों को ये बात पता है या नहीं है कि अगर दो वेक्टर हैं और वे दोनों वेक्टर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं, तो उन दोनों वेक्टर में अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर में नहीं देखने मिलेगा और दूसरे वेक्टर का इफेक्ट पहले वेक्टर का इफेक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। क्या समझ आता है, हाँ भैया समझ आता है कि अगर दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं तो एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भैया समझ आता है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो फ्रिक्शन है इसको तुम अलग डील कर सकते हो और ये जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है इसको तुम अलग डील कर सकते हो। चलो भैया समझ आ गया। अब एक एग्जांपल बताता हूँ और उससे तुमको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है और ये तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है भैया समझा दो। चलो अब लो ये तुम्हारा है एक इंक्लाइन प्लेन और ये ब्लॉक है एम, ये मोशन कर रहा है डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, अब ये इसके साथ इस इंक्लाइन सरफेस के साथ क्या है, कांटेक्ट में है, तो भैया कांटेक्टिंग सरफेस आया होगा, हाँ भैया आया होगा। चलो तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगना है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कहाँ लगेगा, कांटेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। लो लग गया, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग गया, कांटेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। भैया आपने बोला है कि ये ब्लॉक कहाँ मोशन कर रहा है, डाउन द इंक्लाइन, तो भैया फ्रिक्शन फोर्स आएगा, हाँ आएगा। किधर आएगा, तो तुम बोलोगे भैया मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और कॉन्टैक्टिंग सरफेस के पैरेलल आएगा, तो मैं बोले लो लगा दिया मैंने फ्रिक्शन फोर्स। क्या समझ आता है, हाँ भैया समझ आता है। चलो अब मैं वेट जब पढ़ा रहा था सबसे पहले बोला था कि सबसे पहले क्या एक्ट कराना है, mg, तो लो भैया मैंने mg एक्ट करा दिया। क्या समझ आया, क्लियर है। वेट को कैसे एक्ट कराना है, डायरेक्शन क्या होगा, कैसे एक्ट करेगा, कौन किस पे लगा रहा है। अब कौन किस पे लगा रहा है की बात आती है। मास m का ब्लॉक है, कौन लगा रहा है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस लगा रहा है। फ्रिक्शन है, मास m पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, कॉन्टैक्टिंग सरफेस लगा रहा है। ये क्या है, वेट है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, मास m पे लगा रहा है। चलो ये क्लियर हो गया। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ जो फोर्स है जिसको हम लोग रेगुलरली देखने वाले हैं वो क्या है, वो है तुम्हारा टेंशन। और टेंशन
देखो मैं टेंशन कहूँगा यार, तुमको कभी भी क्वेश्चन में स्ट्रिंग, वायर, रोप, थ्रेड, केबल, ये सब चीज़ें तुमको देखने को मिलती है ना, तो तुम समझ लो यहाँ पर टेंशन कहीं ना कहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, स्ट्रेच होनी चाहिए। और अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग, केबल, रोप, वायर, थ्रेड, ये सब चीजें अगर किसी भी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ रही हैं, वहां पे टेंशन फोर्स आएगा। और ये चीज तो तुम लोग पहले से जानते हो कि टेंशन फोर्स क्या होता है, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर होता है। तो चलो यार एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो टेंशन है वो कैसे किसी बॉडी पे एक्ट करता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है। चलो तो केस 1 में यहाँ पे लिखता हूं, ये हमारे पास एक सीलिंग है। चलो ये हमारे पास एक सीलिंग और ये क्या है, स्ट्रिंग है जो क्या है, मासलेस है। और ये क्या है, हमारे पास एक मास m का ब्लॉक है। अब तुम बोलोगे भैया स्ट्रिंग तो आ गई यहाँ पे, हम बोलोगे हाँ आ गई। चलो भैया यहाँ पे एक मास m है और एक सीलिंग है, दोनों के साथ ये स्ट्रिंग कॉन्टेक्ट में, क्या भैया टेंशन दोनों जगह आएगा? हाँ आएगा। ठीक है भैया, समझ आ गया कि टेंशन आएगा दोनों जगह। तुम मुझे भैया कैसे आएगा, तो मैं बोलूंगा यार टेंशन कैसे होता है, ऑलवेज पुलिंग इन नेचर होता है। तो बोले हाँ भैया टेंशन ऑलवेज पुलिंग इन नेचर होता है। तो अब देखो, अब ये मास m है और ये स्ट्रिंग है, इस मास को जब खींचेगी तो किधर खींचेगी, ऊपर की तरफ खींचेगी। तो लो भैया ये मैंने टेंशन दिखा दी टी, ये स्ट्रिंग पे लग रहा है, स्ट्रिंग पे, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग पे लग रहा है, मास m लगा रहा है। ये मैं थोड़ा ऑफसेट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो अब ये सीलिंग है और सीलिंग में किसके साथ कांटेक्ट में है, स्ट्रिंग के साथ। तो ये स्ट्रिंग क्या करेगा, सीलिंग को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो टेंशन किधर आएगा, डाउनवर्ड। ठीक है भैया समझ आ गया कि टेंशन डाउनवर्ड आएगा। चलो अब दूसरा केस में मैं एक पुली लेता हूं और इस पुली को लेके मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इस पुली में टेंशन कैसे आएगा। चलो ये पुली है, ये सीलिंग है, ये मासेस है, ठीक है। चलो ये मास m है और ये मास m1 है, सॉरी ये m2 है और ये पुली के साथ अटैच्ड है। ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक पुली है। अब ये जो स्ट्रिंग है भैया बोलोगे ये तो मास के साथ कांटेक्ट में है, मास m1 के साथ कांटेक्ट में है या मास m2 के साथ कांटेक्ट में। तो बोलेंगे हाँ कांटेक्ट में तो है। तुम बोलोगे भैया ये जो पुली है ना, ये पुली पर रैप हुआ है स्ट्रिंग, और रैप हुआ है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे होंगे जिसके साथ स्ट्रिंग क्या है, कांटेक्ट में होगी। तो भैया हम टेंशन कैसे दिखाएंगे, तो यार स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को सेलेक्ट करना है और वहां पे टेंशन दिखाना है ना। पुली में स्ट्रिंग रैप होती है और उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसपे तुम्हारा क्या होता है, कांटेक्ट होता है। तो टेंशन कहाँ दिखाना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे दिखाना है। तो देखो ये जो टेंशन है ना, इसको तुम लोग समझने की कोशिश करो। अब मास m है, स्ट्रिंग खींचेगा मास m को, पुलिंग करेगा, तो ये टेंशन देख लो, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग पॉइंट है। चलो ये क्या करेगा, पुली है, स्ट्रिंग क्या करेगा, पुली को खींचेगा, लो टेंशन लगा दिया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। तो आई होप ये टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी आप लोगों को समझ में आते होगी, ये टेंशन फोर्सेस क्या होते हैं और कैसे एक्ट कर रहे होंगे। अब मैं ये बात किया था कि यार ये स्ट्रिंग के साथ एक कंडीशन है कि ये स्ट्रिंग मासलेस होनी चाहिए और फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, है ना। अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं होती है या फिर उसमें फ्रिक्शन आ रहा होता है तो टेंशन की वैल्यू चेंज हो जाती है और वो उसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से होता है, T1/T2 इज इक्वल्स टू E raised to the power न्यू इंटू थीटा। मतलब ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट होता है टेंशन में। ये मशीन डिजाइन में तुम लोगों को ये पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे तुम लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं फोर्सेस की, तो इतना सफिशियंट है। तो यार नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कुछ और फोर्सेस को डील करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे एफबीडी से रिलेटेड कि एफबीडी हम लोग को कैसे ड्रॉ करनी है, क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। ये हमारा बेसिक लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एफबीडी पे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।